दूसरी ग्रंथि की बात करूं तो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि एकल ग्रंथि है। यह एकल ग्रंथि है। यह ग्रंथि आधारीय भाग पर, यह ग्रंथि क्या कर रही है? यह ग्रंथि आधारीय भाग पर शिशन को चारों तरफ से घेर लेती है। यह जननेंद्रिय आधार पर ही जननेंद्रिय के आधार पर ही अपना श्रावण मूत्र नलिका में मिला देता है। अपना श्रावण मूत्र नलिका में मिला देती है। ठीक है। इसके प्रमुख स्राव हैं वो क्या क्या हैं? पहला, फाइब्रिन, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, फाइब्रिनोलाइसिन और सिट्रिक अम्ल। कुछ बेसिक से, आपको ज़्यादा आपको नहीं सीखना है, बस वो नाम याद कर लीजिए जो यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। फाइब्रिनोलाइसिन, सिट्रिक अम्ल, कुछ कैल्शियम आयन। एक काम और करता हूँ, फाइब्रिन जो है शुक्राणु को थक्के के रूप में रखती है। एक क्लॉट बन जाता है यहाँ पे, ये थक्का खत्म करने के काम आता है। सिट्रिक अम्ल हो गया। सिट्रिक अम्ल के साथ साथ कुछ आयंस भी पाए जाएंगे यहाँ पे, जिसमें कैल्शियम आयन बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से आयन की कमी की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो आयन होगा बच्चे कैल्शियम आयन। जरा समझिएगा, हमने सीखा था कि पुक्ष वाले भाग से, ये पुक्ष वाला भाग बहुत तेजी से हिलता है, जिससे शुक्राणु को गति मिलती है, ये चलना शुरू करते हैं। यस और नो? तो शुक्राणु जो चल रहे हैं, शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह पे जो जा रहे हैं, वो पुक्ष की मदद से जा रहे हैं। अगर पुक्ष लगातार घूमता रहे तो वो अपनी ऊर्जा पहले ही खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ पे जो गोल वाली ग्रंथि है जो हमने बनाया है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये गोल सी, ये डोनट शेप की या चेस्टनट शेप की होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि फाइब्रिनोजन निकालती है। क्या निकालती है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन नहीं, फाइब्रिनोजन बेटा, फाइब्रिनोजन बनाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन एंजाइम बनाती है। जो फाइब्रिनोजन एंजाइम फाइब्रिन का निर्माण करके
उस पूरे शुक्राणु को एक लिक्विड में रखता है। जो लिक्विड आपने देखा वो दूध नहीं होता, वो दही होता है, समझ रहे, थक्का जमा होता है, मोटा रहता है, ताकि शुक्राणुओं की ऊर्जा व्यस्त ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, इसके लिए। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया यहाँ पे आपका क्या, प्रोस्टेट सिक्रीशन। क्लियर? तीसरा और आखिरी हिस्सा, तीसरा और आखिरी था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये क्या है? ये भी एक जोड़ी में होती है। ये भी ग्रंथि कैसी होती है? जोड़ी में होती है। दूसरा, यह मटर के दाने के समान एक छोटी सी ग्रंथि है। यह क्या है? मटर के दाने के समान एक छोटी सी ग्रंथि है। यह क्षारीय, पारदर्शी, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जो नर जननेंद्रिय की सुगमता से मादा योनि में प्रवेश को प्रवेश के लिए घर्षण रहित वातावरण बनाता है। क्या बनाता है ये? घर्षण रहित, ताकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन न हो। इतनी चीजें ये तीनों ग्रंथियों से जब निकलेगा तो इन तीनों ग्रंथियों के साथ मिलने के बाद शुक्राणु, अब आप समझेंगे, देखिए जरा यहां से, इसने अपना सिक्रीशन दिया यहां से, स्पर्म यहां से आ रहे हैं, स्पर्म यहां से आ रहे हैं, इस नलिका से क्या है बच्चे? स्पर्म आए नीचे से, और यहां से आ गया सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, जिसे सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये आके मिलते हैं इसमें, इसमें से फिर इसका सिक्रीशन, इस गोल वाले प्रोस्टेट का सिक्रीशन मिला, वो आया, फिर यहाँ पे मूत्राशय के अंदर इस काउपर्स का सिक्रीशन मिला। वीर्य अकेले नहीं जा, सॉरी स्पर्म अकेले नहीं जा रहा, शुक्राणु, शुक्राणु के साथ ये तीन सिक्रीशन भी जा रहे, जिन्हें संयुक्त रूप से वीर्य कहा जाता है। जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है बच्चे? वीर्य कहा जाता है। जरा देखिए, वीर्य, वीर्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं? वीर्य के अंदर जनरली 10% है शुक्राणु, 10% शुक्राणु है, 60% इसमें 60% शुक्राशय, शुक्राशय का स्राव होता है, प्लस 30% इसमें प्रोस्टेट का स्रावण होता है। और ये तीनों के तीनों श्रावण एक साथ जब मिलते हैं तब जाके बनता है वीर्य। जब ये तीनों के तीनों मिलते हैं ना बच्चे, तब जाके क्या बनता है? वीर्य बनता है।
समझ में आया? मानव एक स्खलन में, जब भी ह्यूमन मैथुन करता है तो मैथुन के समय मानव यही वीर्य मादा के योनि वाले हिस्से में डालता है ना। तो मानव एक स्खलन में एक स्खलन में 2.5 ml से 3 ml वीर्य स्खलित करता है, निकालता है। कितना? 2.5 ml से 3 ml का वीर्य क्या करता है? ये स्खलित करता है, जो नहीं, जिसके अंदर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। या आप इसको बोल सकते हो, या तो ये डेटा याद रख लो, या आप इसे बोल सकते हो 20 से 30 करोड़, ये भी बोल सकते हो। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं एक बार में, जब वो 2.5 से 3 ml का वीर्य स्खलन करता है तब। क्लियर है बच्चे? इनमें से भी, इस पे भी समझना है, विमोचित वीर्य में, विमोचित वीर्य के कुल 60% शुक्राणु एक जैसे व निषेचन योग्य होते हैं। निषेचन क्रिया योग्य होते हैं, जिसमें से 40% में क्या हो रहा है? जिसमें से 40% में अति गतिशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? अति गतिशीलता पाई जाती है। और ये जब जाएंगे फीमेल के अंदर, मादा के अंदर, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वीर्यसेचन। वीर्यसेचन के द्वारा ये मादा के अंदर चले जाएंगे। लेकिन वीर्यसेचन की क्रिया के लिए, वीर्यसेचन की क्रिया के लिए इन्हें लेके जाता कौन है? इन्हें लेके जाता है पेनिस। यही तो लेके जाता है। अगर पेनिस को हम काट के देखें कि कैसे, पेनिस हमें पता है कि शिशन सामान्य अवस्था में शिशन सामान्य अवस्था में छोटा व मुलायम होता है। ये कैसा होता है? छोटा व मुलायम होता है। यस और नो? पर जब इसे वीर्यसेचन करना होता है, उस परिस्थिति में अगर आप इसे काट के देखेंगे तो शिशन कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। कुछ ऐसा सा, जिसमें यहां पे एक पाइप है, और यहां पे 2। यहां पे जो एक पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम।
इसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोसम। ये नाम याद रखिएगा। ये स्पॉन्जियोसम जो है वो बिल्कुल यहां तक आता है। ये क्या है? स्पॉन्जियोसम। ये आपके है नहीं, पुस्तक में फिर भी बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ दो नलिकाएं और हैं जो सिर्फ ये जहां तक उठा हुआ भाग है यहां तक आती है, यहीं तक आती है। इन्हें बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या होती है ये? कैवर्नोसा। तो यहां पे बेटा ये जो है ना, ये है कैवर्नोसा। कैवर्नोसा के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां। और यहां पे मैथुन के समय कैवर्नोसा के अंदर रक्त का स्राव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सामान्य अवस्था में तो ऐसा होता है, पर मैथुन के समय शिशन बड़ा व कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? बड़ा व कठोर हो जाता है। तो ये बड़ा व कठोर होकर ये गहराई में विरिसेचन कर देता है। विरिसेचन करने के पश्चात निषेचन कैसे होता है मादा के अंदर, ये जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मादा की संरचना। तो बेटा हमने नर की सारी संरचना पढ़ ली और नर के अंदर जितने भी उसके सहायक अंग, सहायक ग्रंथियां थी, सबकी कहानी पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है मादा की कहानी, और मादा की कहानी समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि वहां पे निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर करेंगे आगे की बात। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।